वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और जैसा कि आपको पता है, हाईकोर्ट एलडीसी की बूस्टर क्लास 4 क्लास मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो हम इस क्लास में क्या करते हैं, बूस्टर क्लास में हम देखते हैं हिंदी और इंग्लिश के वे टॉपिक जो एग्जाम के अंदर आने ही आने हैं, और इन टॉपिक से 40 नंबर के क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो हम उसको कवर करते चलेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी के प्राइवेची शब्दों से। तो प्राइवेची शब्द में सबसे पहले है असुर। असुर मतलब राक्षस। ठीक है, तो इसके प्राइवेची क्या क्या होंगे? इसके होंगे दैत्य, दानव, धनुज, तमचर, निशाचर, रजनीचर, सुरारी। ठीक है, क्या क्या होंगे फिर से देखिए एक बार। सुरारी, रजनीचर, निशाचर, तमचर, धनुज, दानव और दैत्य। तो आपको याद इनमें से क्या रखना है? एक तो सुरारी याद रखना है क्योंकि ये नया है। ठीक है, एक तमचर याद रखना है, ये भी नया है। ठीक है, और एक धनुज याद रखना है असुर का। ठीक है, ये भी नया है। फिर है अहंकार। अहंकार का मतलब होता है घमंड। इसका प्राइवेसी क्या होगा? दम्भ, दर्प, मद, गरूर, घमंड, गुमान, अभिमान। ठीक है, तो ये आपको याद रहेंगे, अभिमान, गुमान, घमंड, गरूर। ठीक है, ये चार आपको याद होंगे। आपको जो याद करना है वो क्या याद करना है? वो याद करना है दम, दर्प और मद। ठीक है, तो अहंकार के प्राइवेसी में आपको ये तीन याद करने हैं, दम, दर्प और मद। फिर है आंख। आंख मतलब आपको आंख तो बताइए। ठीक है, अखियों से गोली मारे। तो अक्स, अक्षी, चक्षु, चश्म, दृग, नजर, नयन, नेत्र, लोचन। ठीक है, तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे लोचन, नेत्र, नयन, नजर। ठीक है, चश्म, चक्षु, अक्षी। ठीक है, तो आपको जो नया मिल रहा है, एक तो अक्ष है, ठीक है, और एक है दर्ग। तो ये दो आपको आंख के जो प्राइवेसी है वो आपको याद रखना है। कौन कौन सा? एक तो अक्ष याद रखना है और एक याद रखना है दर्ग। उसके बाद है आभूषण, जो गहने होते हैं सोने चांदी के, वो आभूषण। ठीक है, तो अलंकार, आभरण, गहना, जेवर, भूषण और मंडन। ठीक है, आप ये मंडन कुछ याद आ रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री से? ठीक है, तो मंडन किसका शिल्पीकार था? तो महाराणा कुंभा का शिल्पीकार था, जिसने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी थी, ग्रंथ भी लिखे थे अलग अलग शिल्पियों के। जैसे धनुर्विद्या के अलग थे, मंदिरों के अलग थे। ठीक है, तो वो सारे अलग अलग ग्रंथ थे। ठीक है, शिल्पी मंडन के। तो आभूषण के जो प्राइवेजी होंगे, अलंकार होगा, आभरण होगा, गहना होगा, जेवर होगा, भूषण होगा और मंडन होगा। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है? एक तो मंडन याद रखना है आभूषण का, और एक अलंकार याद रखना है आभूषण का। ठीक है, फिर है आम, मैंगो, अमृतफल, पिक बंधु, रसाल, सहकार और मधुदूत। और आम को फ्रूट ऑफ किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स कहा जाता है, मतलब फलों का राजा आम कहा जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो आम के जो प्राइवेजी होंगे वो कौन कौन है? अमृतफल, पिक बंधु, रसाल, सहकार और मधुदूत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में आप ध्यान रखिएगा, अर्पण का ग्रहण, ग्रहण। ठीक है, अर्पण का ग्रहण, अनुराग का विराग या द्वेष, अर्पित का ग्रहित, अवकाश का अनवकाश या व्यस्तता, अल्पज्ञ का भोग्य और अलभ्य का लभ्य। ठीक है, तो ये हो गए विलोम शब्द। एक बार फिर से देखिए, अलभ्य, लभ्य, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, अवकाश, अनवकाश या व्यस्तता, अर्पित, ग्रहित, अनुराग, विराग या द्वेष, अर्पण, ग्रहण। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अनिकार्थी शब्द। आदित्य, आदित्य किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। देव, मित्र, सविता, विष्णु, वरुण। विष्णु का वामन अवतार आदित्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गए अनिकार्थ किसके? आदित्य के। कौन कौन से? सूर्य, देव, मित्र, सविता, विष्णु, वरुण, विष्णु का वामन अवतार। वामन अवतार आपने देखा होगा, वो तीन पग की भूमि मांग लेते हैं। ठीक है, जिसमें एक पग तो ब्रह्मांड, एक पग धरती और एक पग एक पग तो आकाश मांग लेते हैं, एक पग धरती और पाताल मांग लेते हैं। तो एक पग वो बोलते हैं कि कहाँ रखूं, तो वो राजा के सर पे रख देते हैं। फिर है इंदु। इंदु का है चंद्रमा, कपूर। फिर इला, इला को क्या कहा जाता है? भूमि को इला कहा जाता है। तो भूमि, गाय को भी इला कहते हैं और सरस्वती को भी इला कहते हैं। सरस्वती देवी जो विद्या की देवी है, उनको भी इला कहा जाता है। तो ये हो गए हमारे अनिकार्थी शब्द। फिर हम देखेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, मतलब अतिशयोक्ति।
जैसे कि जो समुद्रगुप्त था उसकी सेना के लिए कहा जाता था कि उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि ऐसा लगता था जैसे चलता फिरता कोई सागर हो, ठीक है, जो कि अतिशयोक्ति माना जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि आपने देखा कोई चींटी कुछ सामान लेके जा रही है, ठीक है, तो आप उसके उसके लिए ऐसे बोलोगे कि एक चींटी है ना 2 किलो का पत्थर लेके जा रही थी, तो ये अतिशक्ति हो जाएगी क्योंकि चींटी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो 2 किलो का पत्थर लेके जा सकते हैं। तो उस बात को अत्यधिक बढ़ाकर चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। जिसका दमन ना किया जा सके उसको बोलते हैं अदम्य। पहाड़ के ऊपर की जो समतल जमीन होती है उसको बोलते हैं अधितक्या। क्या बोलते हैं? अधितक्या। वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित होती है उसको बोलते हैं अधिसूचना। क्या बोलते हैं? अधिसूचना। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश सीमित अवधि का आदेश होता है, उसको बोलते हैं अध्यादेश। और राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में होता है, ठीक है। और जो राज्यपाल का आदेश होता है वो किस में होता है? 213 के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है और 213 के अंदर राज्यपाल का अध्यादेश होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अध्यादेश राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश या सीमित अवधि का आदेश। अधिसूचना वैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्रित में प्रकाशित होती है, ठीक है। अधितक्या जो पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन। अदम्य जिसका दमन न किया जा सके। और अतिशयोक्ति किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना। फिर है मुहावरे और लोकोक्तियां, जैसे कि इंग्लिश के अंदर एडियम और फ्रेजेज होते हैं वैसे। अरण्य रोदन मतलब निष्फल निवेदन। अरण्य चंद्रिका निष्प्रयोजन पदार्थ। बाजार गर्म होना, काम धंधा चलना। कि अब जैसे कोरोना के बाद सब लोगों को आपने ऐसे बोलते सुना होगा कि अब तो मार्केट ठंडा पड़ा हुआ है, तो काम धंधा नहीं चल रहा है। फिर कई बार दिवाली के आसपास और त्योहारों के आसपास ऐसा होता है कि अब बाजार तो गर्म है, तो कहने का मतलब काम धंधा चल रहा है। बड़े घर की हवा मतलब जेल जाना। बल्लियाँ उछलना मतलब अत्यंत प्रयास करना, ठीक है। तो अत्यंत प्रयास करना, बल्लियाँ उछलना, जेल जाना, बड़े घर की हवा खाना, काम धंधा चलना, बाजार गर्म होना, निष्प्रयोजन पदार्थ, अरण्य चंद्रिका, निष्फल निवेदन, अरण्य रोदन। तो ये हो गए हमारे मुहावरे और लोकोक्तियां। फिर है शब्द शुद्धि। आपसे एग्जाम के अंदर अशुद्ध शब्द दिया जाएगा, ठीक है, और उसका शुद्ध रूप पूछा जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। जैसे उपलक्ष्य है, तो उपलक्ष्य का उपलक्ष्य होता है। क्या होता है? उपलक्ष्य। ये नहीं होता, बल्कि ये आधा से सत्रे वाला और फिर ये आता है। फिर उधर्व, उधर्व का ये नहीं होता क्योंकि बड़ा ऊ आता है इसके अंदर। फिर है आधीन, आधीन नहीं होता, अधीन होता है, ठीक है। आशीर्वाद, आशीर्वाद में ये जो तालव्य है इसके ऊपर नहीं आता, बल्कि वाह के ऊपर आता है। किसके ऊपर? वाह के ऊपर। फिर है उज्जवल, तो उज्जवल में सिंगल जय नहीं आता आधा, बल्कि डबल आधा जय आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से देखिए, उज्जवल, आशीर्वाद, अधीन, उधर्व, उपलक्ष्य। तो आपका जो माइंड है एग्जाम के अंदर बहुत प्रेशर रहता है उसके ऊपर, ठीक है। तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी है और एकदम शांत मन से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपके जो आपसे क्वेश्चन आ रहे होंगे ना वो भी गलत हो जाएंगे। इसलिए अपने मन को शांत रखना है और आंखें खुली रखनी है और ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है एग्जाम हॉल के अंदर पेपर करने की, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आदमी को सब कुछ आता है तो वो सब कुछ ठीक ही कर देगा, उसके लिए शांत मन भी होना जरूरी है, ठीक है। और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड वहीं रखना है, ठीक है। जब तक आप एग्जाम हॉल के अंदर हो आपको पूरा समर्पित होना है पेपर के प्रति, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंग्लिश, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द। मर्डर ऑफ मदर मतलब अपनी माता का मतलब अपनी माता का मर्डर करना मैट्रिसाइड कहलाता है। मर्डर ऑफ फादर कहलाता है पैट्रिसाइड। मर्डर ऑफ ए क्वीन और किंग, मर्डर ऑफ ए किंग और ए क्वीन, तो उसको बोलते हैं रेजिसाइड, ठीक है। तो जैसे मातृ सत्तात्मक कहते हैं, तो वैसे देखिए मर्डर ऑफ मदर मैट्रिसाइड, फादर पैट्रिसाइड, ठीक है। मर्डर ऑफ ए किंग और ए क्वीन, तो उसको बोलते हैं रेजिसाइड। फिर है मदर ऑफ सिस्टर, मदर ऑफ सिस्टर उसको बोलते हैं सोरोरी साइड। क्या बोलते हैं? सोरोरी साइड। तो ये आपको ध्यान रखना है, मर्डर ऑफ सिस्टर होता है सोरोरी साइड। फिर है मर्डर ऑफ मैनकाइंड, उसको बोलते हैं होमिसाइड। जैसे कि जो हिटलर था वो गैस चैम्बर में लोगों को रखकर उसको मार देता था, ठीक है। तो हिटलर के नाम होमिसाइड का, हिटलर को होमिसाइड कहा जा सकता है, ठीक है। जो ह्यूमन बीइंग को, जो मानव जाति के लिए खतरा होता है, जो मानव जाति को मारता है, उसको बोलते हैं होमिसाइड। नेक्स्ट है वोकेब।
यानी कि वोकेबलरी। इसके बिना आप इंग्लिश के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वोकेब में सबसे पहले देखेंगे एस्टिमेट, यानी कि मूल्यांकन करना। जैसे कि आपका कोई एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करोगे, तो उसके लिए पहले आप उसका सिलेबस देखोगे, तो सिलेबस से ही उस एग्जाम का मूल्यांकन होता है कि अपन को किस सीमा के अंदर पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो वैसे ही जो हाई कोर्ट है उसका भी एक सिलेबस है, तो आपको उस सिलेबस के अंदर दिए गए टॉपिकों के अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आप एस्टिमेट लगाते हैं कि इसके अंदर कितना टाइम जाएगा, इस टॉपिक के अंदर कितना टाइम जाएगा, इस टॉपिक के अंदर अपन को कितना समय देना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें एस्टिमेट कहलाती है। तो इसका जो सिनोनिम होगा यानी कि प्राइवेसी होगा, वो क्या होगा? एक तो गैस होगा, ठीक है, यानी कि अनुमान लगाना, एग्जामिन होगा और एसेस होगा। ठीक है, फिर एंटीनम यानी कि विलोम शब्द जो क्या होगा? इग्नोर होगा, नेग्लेक्ट होगा और डिसरिगार्ड होगा। नेक्स्ट है कंसीव, यानी कि नया विचार आना या नर्व योजना के बारे में सोचना। इसका जो सिनोनिम होगा अंडरस्टैंड, अज्यूम। एंटीनम जो होगा वो होगा अवॉइड, लूज और मिसअंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये हो गए एस्टिमेट और कंसीव। नेक्स्ट वोकैब है सस्पेंड करना, यानी कि इसका स्थगित करना। सस्पेंड आपने कई बार सुना होगा, पेपर में भी आपने पढ़ा होगा कि आज फलाने ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है, आज फलाने कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया है। तो वो सस्पेंड होता है, मतलब स्थगित करना, मतलब कुछ समय के लिए उसको अपनी ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम जो होगा वो होगा अपेंड या स्लिंग। एंटीनम जो होगा वो होगा परसिस्ट, डिसजॉय और सस्टेन। ये हो गए इसके एंटीनम। फिर है एनवी। एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या करना। ठीक है, दूसरे की वस्तु को अपने लिए चाहना, ईर्ष्या अनुभव करना होता है। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा हेटर्ड, एक्रिमोनी। और एंटीनम जो होगा वो होगा एडमायरेशन, लविंग और डिजायर। तो ये हो गया इसका एंटीनम और सिनोनिम। फिर है डिस्पेयर, यानी कि पूर्ण निराशा। जैसे आपने कई बार आप एग्जाम देने जाते हो, फिर आपका एग्जाम अच्छा जाता है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप डिस्पेयर हो जाते हो, मतलब आप पूर्ण निराश हो जाते हो। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा कंसेंसस। ठीक है, ट्रैंक्विलिटी। तो ये हो गया इसका सिनोनिम डिस्पेयर के, कंसेंसस, ट्रैंक्विलिटी। और जो एंटीनम होगा वो क्या होगा? चीयर, पीस, कंफर्ट और प्लेजर। चीयर, पीस, कंफर्ट और प्लेजर। तो ये हो गए इसके एंटीनम। नेक्स्ट हमारे एडियम और फ्रेजेस। तो ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन ऑफ लेटर्स, ए मैन हु नोज ए लॉट अबाउट लिटरेचर। मतलब जो साहित्य के बारे में बहुत कुछ जानने वाला जो व्यक्ति होता है वो ए मैन ऑफ लेटर्स होता है। यू आर ए मैन ऑफ लेटर्स। फिर है ए मैन ऑफ स्ट्रो, ए पर्सन ऑफ लिटिल सब्सटेंस। मतलब जैसे आपको कोई अन्य, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, तो आपके पेरेंट्स के लिए आप एक मैन ऑफ स्ट्रो हो, मतलब वो आपको जब जैसे चाहे वैसा कंट्रोल कर सकते हैं। ही इज इजीली कंट्रोल बाय अदर्स, सो वी थिंक ही इज ए मैन ऑफ स्ट्रो। एन आयरन विल, मतलब स्ट्रॉन्ग विल। ए वेल रिस्पेक्टेड मैन विद एन आयरन विल, मतलब अब वो मजबूत है। ठीक है, कौन क्या है? एकदम मजबूत है। नेक्स्ट है एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम यानी कि फॉर्मर लवर। जैसे आप कभी स्कूल कॉलेज में रहे होंगे, ठीक है, किसी से आपने लव करा होगा, ठीक है, और किसी के ऊपर आपका क्रश होगा। ठीक है, तो देखो कितनी स्माइल आ गई क्रश और लव के नाम से। ठीक है, तो एन ओल्ड फ्लेम मतलब आपका किसी के ऊपर क्रश रहा होगा या आप किसी से वन साइडेड लव करते होंगे, तो कभी आपको फ्यूचर में अगर वो दिख जाए तो आप कहते होंगे सी इज़ माई ओल्ड फ्लेम या सी इज़ माई एन ओल्ड फ्लेम, यानी कि फॉर्मर लवर। जैसे सी इज़ माई ओल्ड फ्लेम, तो ऐसे। फिर है नेक्स्ट एट लार्ज, टू बी फ्री नॉट इन कस्टडी। द एस्केप प्रिजनर्स आर स्टिल एट लार्ज, मतलब वो अब कस्टडी के अंदर नहीं है बल्कि फ्री है। नेक्स्ट है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। बियर, BEER, बियर मतलब जो कि शराब। ठीक है, डू यू वांट ए बियर? बियर यानी कि रीच या भालू। ए चिल्ड्रन सॉफ्ट टॉय दैट लुक्स लाइक ए फ्रेंडली बियर। फिर है बियर, BEAR। ठीक है, एक नाउन है यानी कि संज्ञा है, एक वर्ब है यानी कि क्रिया है। तो जब नाउन आ जाए तो रीच और भालू, और जब वर्ब के फॉर्म में अगर इसका यूज करते हैं तो उसका होता है सहन करना या पैदा करना। द पेन वॉज ऑलमोस्ट मोर देन ही कुड बियर, मतलब वो उतना दर्द सहन कर चुका जितना वो कर सकता था। ठीक है, नेक्स्ट है बेयर। बेयर मतलब एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, नंगा, खुला हुआ या जर्जर। दे हैड टेकन द पेंटिंग
डाउन सो द वॉल्स आर ऑल बेयर। ठीक है। नेक्स्ट है बिसाइड। क्या है बिसाइड? जो कि एक प्रीपोजिशन है। बिसाइड का मतलब होता है पास या बगल या समीप में। सी सेट बिसाइड हिम ड्यूरिंग डिनर। लेकिन बिसाइड से अगर आता है एस, अगर एस इसके लग जाएगा तो वो हो जाएगा अतिरिक्त, मतलब के अलावा। सी वांट्स टू लर्न अदर लैंग्वेजेस बिसाइड इंग्लिश और फ्रेंच, मतलब वह और भी लैंग्वेज सीखना चाहती है इंग्लिश और फ्रेंच के अलावा। नेक्स्ट है बेटर। बेटर यानी सुधरना, सुधारना। ठीक है। हर सेकंड बुक इज बेटर देन हर फर्स्ट वन, मतलब सुधारना और अच्छी। बेटर एडजेक्टिव के फॉर्म में अगर हो तो अधिक, अच्छा या उन्नत। ठीक है। इफ यू हैड बेटर डू समथिंग यू शुड डू इट। और बेटर BATTER यानी क्रिया के फॉर्म में। फेंटना, बिगाड़ना या चकनाचूर करना। ह्यूज वेव्स बेटर द लिटिल शिप, मतलब जो समुद्र की जो लहरें हैं वो छोटे जहाज को बिखेर देती है। ठीक है। बिगाड़ देती है, चकनाचूर कर देती है। ठीक है। तो यह आज हमने देख लिया। क्या क्या देख लिया? वो सारी चीज़ें जो हम हमेशा हर वीडियो में देखते हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।